नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी वुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अब पृथ्वी पर लौट चुके हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आखिर सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी वुच विल्मोर जो कि मात्र 9 दिनों के लिए 8 से 9 दिनों के लिए अंतरिक्ष पर गए थे, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि इन्हें वो 8 दिन 9 महीने तक गुजारना पड़ा, तथा जब वो पृथ्वी पर लौटेंगे तो उन्हें किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तथा इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को की सूची में भारत की 6 जगहों को फिर से शामिल किया गया है। इस प्रकार 6 जगहों को शामिल करने पर टोटल 62 ऐसी जगहें हो चुकी हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को की सूची में शामिल जो जगह है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, टोटल 62। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि 2025 का होलबर्ग पुरस्कार किसे मिला है तथा यह क्यों इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी वुच विल्मोर के बारे में, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। साथियों, दोनों जून 2024 में 8 दिनों के लिए यह स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां ले जाने वाले अंतरिक्ष यान जिसका नाम है बोइंग के स्टारलाइन, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण उनका मिशन लगभग 9 महीनों तक खिंच गया। दोनों अंतरिक्ष यात्री साथियों मंगलवार को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान पर सवार होकर के पृथ्वी पर लौट आए हैं, जो कि ISS जो रविवार को यहां से अंतरिक्ष के लिए लैंड किया था, अब वह 18 मार्च यानी मंगलवार को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट चुके हैं। ऐसे में साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का समाधान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने के बाद विलियम्स और विल्मोर को चलने में समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें बेबी फिट जैसा बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों के पैरों के जो पैर का तलवा होता है, जहाँ पर मोटी चमड़ी होती है, वह लंबी समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद नरम हो जाती है और वह छिल जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका पैर बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है। इस बारे में विस्तार से बताते हुए नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेराई चियाओ ने कहा है कि जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करते हैं, पैरों पर मौजूद कॉल्स यानी कि मोटी चमड़ी गायब होने लगती है। चियाओ ने कहा है कि आप मूलतः अपनी त्वचा का मोटा हिस्सा को खो देते हैं, कब? जब आप लंबी समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तब। वहीं एक रिपोर्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मसल एट्रोफी यानी कि मांसपेशी ऊतक का क्षय इत्यादि का अनुभव भी हो सकता है, जिसके कारण उन्हें चलने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ तक कि दिल को भी इसमें फ़र्क पड़ता है, मतलब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर दिल को भी कुछ फ़र्क पड़ती है। विलियम्स और विल्मोर का अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना उनके हृदय को भी जोखिम में डालता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। विज्ञान ने खुलासा किया है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में हृदय अपना आकार अंडाकार, जिसमें पानी से भरे गुब्बारे की तरह से बदलकर गोल गेंद हवा से भरा गुब्बारा में बदल लेता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारी भी हो सकती है। तो साथियों, अगर अंतरिक्ष में आप लंबे समय तक रहते हैं तो आपका जो अंडाकार हृदय है वह एक गोल गेंद के आकार का हो सकता है। ऐसे में हृदय संबंधी रोग भी हो सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष उड़ान से कई अन्य हृदय संबंधी प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं, या उन्हें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, इंसान चक्कर खा करके बेहोश होकर के धरती पर गिर जाता है। इसके अलावा वेटलेस टंग का भी उन्हें ये अनुभव हो सकता है, जैसे कि नासा के अंतरिक्ष यात्री विलियम्स और विल्मोर को भी वेटलेस टंग नामक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को लगता है कि उनका जीभ भारहीन है, जिससे उन्हें बोलने में परेशानी हो सकती है। न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम क्रिस हेडफील्ड था। उन्होंने कहा है कि 2013 में जब वो अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे थे तो उन्हें वेटलेस टंग का अनुभव हुआ था, यानी कि बिना जीभ का बोलने का अनुभव हुआ था। मतलब वो जब वो अंतरिक्ष से धरती पर आए थे तो वो बिना जीभ के ही बोलने की उनकी आदत हो गई थी। हम लोग बचपन में साइंस के बुक में, फिजिक्स में पढ़े हैं कि कोई भी सामान अगर पृथ्वी पर 60 kg है तो वो चांद पर 10 किलो ही, मतलब अंतरिक्ष में 10 किलो ही रहेगा। ऐसे में अंतरिक्ष में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी शरीर पूर्ण रूप से भारहीनता हो जाती है, और अचानक से अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं तो आपको अंतरिक्ष की आदतें लगी रहती हैं, जिससे
पृथ्वी पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री विलियम्स और विल्मोर को भी वेटलेस टंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ ही सकता है, क्योंकि वो 9 महीना तक अंतरिक्ष में रहे हैं। इसके अलावा सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं और सुनीता सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला है। टोटल 7 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया है और सबसे अधिक स्पेस वॉक समय इनका है 50 घंटा 40 मिनट का, जो कि एक रिकॉर्ड है। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइन का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त भी की गई थी। साथियों, यह रहा सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर का अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में जोड़े गए जो 6 नए स्थल हैं यूनेस्को की सूची में, उसके बारे में। तो इसमें पहला नाम आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा है मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। तीसरा अशोककालीन शिलालेख स्थल, जो कि विभिन्न राज्यों में है। अशोककालीन शिलालेख स्थल जो है यह एक श्रेणीकृत नामांकन है, जिसमें उन स्थानों को शामिल किया गया है जहां सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ये शिलालेख मौर्य शासन प्रशासन और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के प्रमाण प्रस्तुत भी करते हैं। इसके अलावा चौथा नंबर पर गुप्तकालीन मंदिर, जो कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें प्रमुख देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना का पार्वती मंदिर शामिल है। 5वें नंबर पर आता है 64 योगिनी मंदिर, जो कि विभिन्न राज्यों में यह भी फैला हुआ है। मान्यता है कि 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है और 64 देवी योगिनियों को समर्पित है। यह मंदिर आमतौर पर गोलाकार संरचनाओं में बनाए गए हैं और प्रायः पहाड़ियों की चोटी पर ही ऐसी मंदिरें देखने को मिलती है। 6वें नंबर पर आता है बुंदेला राजवंश के महल किले, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बुंदेला राजवंश के महल किले मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर हैं। ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली को प्रदर्शित करती है, जिसमें राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। इनमें ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ का जहांगीर महल, और दतिया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ का गोविंद महल प्रमुख माना जाता है। साथियों, अब हम लोग थोड़ी सी वाशिंगटन के नासा और भारत के इसरो के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। साथियों, नासा, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी यह मानी जाती है, जो कि नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। यह नासा के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी देख लेते हैं। साथियों, नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था, जो कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नासा का प्रमुख कार्य साथियों अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा वैमानिकी अनुसंधान करना है। इसके महत्वपूर्ण मिशन में अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व यह बहुत ही सफलतापूर्वक करता है, जिसमें इसने अभी तक अपोलो चंद्र मिशन, स्काई लैब स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल शामिल हैं। वर्तमान में यह कार्य नासा जो है वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सपोर्ट करता है और ओरियन अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, कमर्शियल क्रू व्हीकल्स और ल्यूनर गेटवे स्पेस स्टेशन के विकास को भी देखरेख करता है। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसरो। जैसे अमेरिका में तमाम प्रकार की जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो नासा देखता है, सेम उसी तरह इसरो भी भारत में अंतरिक्ष से रिलेटेड सारे कार्यों को देखता है। तो यहाँ पर भारत में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, ये इसको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय साथियों बेंगलोर में है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नासा का जो मुख्यालय वह वाशिंगटन डीसी में है और इसरो का मुख्यालय जो है साथियों वो बेंगलोर में है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करना और भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। इसरो का स्थापना साथियों 1969 में हुआ था और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास में योगदान करना इत्यादि शामिल है। इसका मुख्यालय जैसे कि मैंने आपको पहले ही बेंगलोर में बता दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाना, साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होता है। इसरो ने संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और संसाधन निगरानी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चलाया है। इसरो ने कई सफल मिशनों का संचालन भी किया है, जिसमें चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 इत्यादि शामिल हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के अधीन इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत ही आता है, यानी कि इसरो कोई भी अगर
बड़ा कार्य करता है तो उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। जैसे अभी फ़िलहाल में भारत सरकार ने इसरो को चंद्रयान 5 के सफल परीक्षण के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसरो के संस्थापक दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्रों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको शॉर्ट में भी SCC इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और इसरो प्रणोदन परिसर इत्यादि है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तमाम इन सभी बातों पर संक्षिप्त देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2025 का होलबर्ग पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, कोलकाता में जन्मी साहित्य आलोचक और पोस्ट कॉलोनियल विद्वान गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक को 2025 का होलबर्ग पुरस्कार मिला है। साथियों, होलबर्ग पुरस्कार जो है वह मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्मशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर इस पुरस्कार को दर्जा दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य, सिद्धांत और दर्शन में उनके महत्वपूर्ण काम के लिए दिया गया है। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता है साथियों उपनिवेशवाद के बाद का समय। यह उन देशों के बारे में है जो कभी किसी और देश के गुलाम थे। दोस्तों, गायत्री का जन्म जो है वह 24 फरवरी 1942 को कलकत्ता के ही एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पारेश चंद्र चक्रवर्ती और मां का नाम शिवानी चक्रवर्ती था। गायत्री ने सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही उन्होंने 1959 में स्नातक भी किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अंतरिक्ष से लौट चुकी सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच इत्यादि के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हाल ही में जोड़े गए 6 स्थल को यूनेस्को की सूची में इत्यादि के बारे में जाना और 2025 का होलबर्ग पुरस्कार के बारे में जाना। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।